दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, मुझे सजेशन दिया था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आप ऐसे ही मुझे सजेशंस देते जाइए, मैं आपके सजेशंस पे ज़रूर काम करूँगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में कि स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस कैसे काम करती है, कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें आते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी आगे आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए। अगर आपके यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है तब तो इंटरव्यूअर आपसे इसके बारे में सवाल पूछेगा ही, और अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहाँ पे पहले से ही स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आपके लिए ये यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि आपको पहले से ही नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। तो जैसा कि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियोज़ को लाइक तो करते ही हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है, इसी तरीके से आप मुझे FB पे और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करें और वहाँ पे मुझे सपोर्ट करें। जिस तरीके से आप मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उसके सिंपल से हैंडल आस्क टेक्नोलॉजी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो आप वहाँ पे मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स और अपडेट्स मिलेंगी, और आप नीचे के डिस्क्रिप्शन के लिंक्स के थ्रू भी FB और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जा सकते हैं और वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा समय गया है, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी स्पॉट वेल्डिंग होती है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर आती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रिंसिपल पे वो काम करती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, हम हाई करंट की रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं पार्ट को हीट करने के लिए, उसे मोल्टन स्टेट तक ले जाते हैं और फिर प्रेशर अप्लाई करके उसे ज्वाइन कर देते हैं। तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस वेल्डिंग काम करती है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमारे जो फर्दर टाइप्स आते हैं वो आते हैं हमारे स्पॉट वेल्डिंग, जिसकी बात हम डिटेल में करेंगे इस वीडियो में। साथ ही में आते हैं हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और बट वेल्डिंग। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, इन सब में क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर ही होता है। स्पॉट वेल्डिंग में जैसे होता है तो सबका वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर होता है, बस इसमें मशीन थोड़ी अलग हो जाती है, मशीन की बनावट अलग हो जाती है, इलेक्ट्रोड्स का जो डिज़ाइन होता है वो अलग हो जाता है कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग की बात करें तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो होलो टाइप के होते हैं, जो कि पार्ट को पकड़ के होल्ड करके प्रोजेक्ट कर देते हैं और वेल्ड कर देते हैं शीट पे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसे वाइडली यूज़ किया जाता है नट वेल्डिंग के लिए। नट्स को वेल्ड करने के लिए इसे यूज़ करते हैं हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग को। जो हमारे नट्स होते हैं उसमें क्या होता है, लग्स होती हैं, 4 या 3 लग होती हैं उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो उसमें इलेक्ट्रोड क्या करता है, वो उसे प्रोजेक्ट कर देता है उन लग्स को और वहाँ पे उन्हें डिफ्यूज़ करके वेल्ड कर देते हैं शीट पे। तो वो लग्स की प्रोजेक्शन से जो हमारी वेल्डिंग होती है, तो इसलिए वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो जाती है। ऐसे ही स्पॉट वेल्डिंग होती है सेम, बस स्पॉट वेल्डिंग होती है उसमें हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो सॉलिड होता है। तो जो हमारी सीम वेल्डिंग होती है तो उसमें क्या होता है, अगर हम कंटिन्यूस स्पॉट लगा दें तो इस तरीके से वो नज़र आती है कि कंटिन्यूस स्पॉट लगे हुए हैं। तो सीम वेल्डिंग में जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो रोलर टाइप का होता है, तो रोलर चलते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक लाइन बन गई, एक सीम बन गई, कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग होगी, इसलिए उसे कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। तो अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करूँ तो आपने हमारे बाइक्स के फ्यूल टैंक्स देखे होंगे, तो उनके जो एजेस होते हैं वो इसी से वेल्ड होते हैं। जो हमारी सीम वेल्डिंग है इसी से वेल्ड होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको एक लाइन, एक सीम दिखाई देगी, वो इसी सीम वेल्डिंग की होती है। तो अगर बट वेल्डिंग की बात करें तो जैसे कि आपको बट जॉइंट के बारे में पता होगा, जो आमने सामने हम ऐसे करके ब्लॉक्स या शीट या रॉड कोई भी जॉइन करते हैं तो उसे बट जॉइंट बोलते हैं। तो बट वेल्डिंग में क्या होता है, अगर कोई हमने रिंग मोड़ के बनाई हुई है तो उस रिंग को जॉइन करने के लिए हम बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई रॉड है उसे जॉइन करने के लिए हम बट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक स्पॉट वेल्डिंग की बात करते हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग की जो मशीनरी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि उसमें 2 इलेक्ट्रोड हमारे होते हैं। एक नीचे वाला इलेक्ट्रोड होता है जो कि फिक्स्ड इलेक्ट्रोड होता है, उसके बीच में हम पार्ट को रखते हैं। इसमें जो जॉइंट हम बनाते हैं वो लैप जॉइंट बनाते हैं हमेशा। तो 2 पार्ट जो होते हैं हमारे, 2 शीट्स जो होती हैं उनको लैप जॉइंट करके हम उसके ऊपर रख देते हैं फिक्स्ड इलेक्ट्रोड के ऊपर, और फिर ऊपर से जो इलेक्ट्रोड आता है वो जल्दी से उसे जॉइन करके चला जाता है। आपने अगर स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस देखी होगी तो बहुत सिंपल दिखती है वो प्रोसेस। उसमें क्या होता है, लैप जॉइंट बना के ऑपरेटर फिक्स्ड इलेक्ट्रोड के ऊपर अपना पार्ट रखता है और पैडल दबाता है और तुरंत वो इलेक्ट्रोड आता है और उसे ज्वाइन करके चला जाता है। मतलब ये काम विद इन सेकेंड्स में हो जाता है, सेकेंड से भी पहले हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो इतनी फास्ट होती है, पर इसमें जो
कंट्रोल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। वो जो सेकंड्स के अंदर काम हो रहा है उसमें कई सारे काम होते हैं, अलग अलग डिवाइड करे गए होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब उन्हें डिटेल में जानते हैं। जब भी ऑपरेटर कोई लैप जॉइंट बना के जिस पार्ट पे भी हमें स्पॉट वेल्डिंग के इंप्रेशंस लेने हैं तो वो क्या करता है, अपना पार्ट फिक्स्ड इलेक्ट्रोड पे रख देता है और उसके बाद पैडल को दबा देता है। वहाँ पे ऑपरेटर का काम खत्म हो जाता है। अब वहाँ पे काम आता है मशीनरी का। तो मशीनरी किस तरीके से काम करती है, वहाँ पे मशीन कैसे काम करती है, तो इसमें हमारे कई सारे पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा रोल में आता है इलेक्ट्रोड फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड दबाता है हमारे पार्ट को वो कितने फोर्स से आता है, कितने फोर्स पे दबाता है, वो एक हमारा पैरामीटर आता है। इसके बाद हमारा स्क्वीज टाइम आता है, वेल्ड टाइम आता है, कितना करंट हम उसमें फ्लो कर रहे हैं वो चीज़ आती है। उसमें फिर होल्ड टाइम आता है, और जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका डाया कितना होना चाहिए, मतलब कि कॉन्टैक्ट सरफेस डाया कितना होना चाहिए जो कि शीट को छुएगा, वो डाया कितना होना चाहिए इलेक्ट्रोड का, वो चीज़ आती है। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं इन्हें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोड आता है वो कितने फोर्स से काम करता है, कितने फोर्स पे वो दबा के रखता है हमारी जॉब को। तो वो जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एकदम एप्रोप्रिएट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारे इंप्रेशन में, हमारे स्पॉट वेल्ड में गड्ढा डाल सकता है। ठीक है, वियर टियर ज़्यादा हो सकता है इलेक्ट्रोड का, और अगर बहुत कम हुआ तो हो सकता है वेल्डिंग ही ठीक से ना हो पाए। तो इस तरीके से वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो भी कैलकुलेटेड होता है। इसके बाद स्क्वीज टाइम आता है। तो ये जो टाइम होते हैं ना, स्क्वीज टाइम, वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम, ये साइकिल्स में होते हैं। साइकिल्स का मतलब जैसा कि हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जहाँ पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है तो वहाँ पे 1 सेकंड में 50 साइकिल्स होती हैं। 50 साइकिल जब कंप्लीट होती हैं तब हमारा 1 सेकंड कंप्लीट होता है। तो ये जो हमारा काम होता है ना विद इन अ सेकेंड्स, तो ये साइकिल्स में कैलकुलेट होता है। तो ये जो हमारा स्क्वीज टाइम है, वेल्ड टाइम है, होल्ड टाइम है, ये सारा साइकिल्स में होता है। मशीन में आपने देखा होगा, इसका कंट्रोल पैनल, इसका मॉनिटर देखा होगा, तो वहाँ पे साइकिल्स में ये टाइम शो होता है 10, 12, 20, 22 जो भी है एज पर द जॉब। तो अब ध्यान से आप समझने की बात है कि स्क्वीज टाइम होता क्या है। तो जैसे कि स्क्वीज वर्ड का मतलब होता है दबाना। तो जब हमारे इलेक्ट्रोड्स हमारी जॉब को पकड़ते हैं, दबाना स्टार्ट करते हैं, तो तभी से वो स्क्वीज टाइम स्टार्ट होता है। आप जानते होंगे वो इलेक्ट्रोड हमारी जब तक प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है दबा के रखते हैं हमारी जॉब को। तो जब वो दबाना स्टार्ट करते हैं और दबाते हुए ही जब वहाँ पे करंट की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि जब वेल्ड टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो दबाने की स्टार्टिंग से लेके और जैसे ही हमारा करंट स्टार्ट होता है वहाँ तक के टाइम को हम स्क्वीज टाइम बोलते हैं, क्योंकि तब तक सिर्फ हमारी जॉब को दबा रखा हमारे इलेक्ट्रोड्स ने। और वो टाइम क्यों दिया जाता है स्क्वीज टाइम, ठीक है। तो ध्यान से आप समझना, जब से दबाना स्टार्ट किया इलेक्ट्रोड्स ने और जब तक करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और जैसे ही करंट फ्लो करने लग जाएगा वहाँ पे स्क्वीज टाइम हमारा खत्म हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा हमारा वेल्ड टाइम। हाई एम्पियर करंट वहाँ पे आएगा, तो जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा उस टाइम को हम बोलेंगे वेल्ड टाइम। वेल्ड टाइम क्यों बोलेंगे, वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि उस टाइम पे फ्यूज़न होगा। उस टाइम पे हमारा जो मटेरियल है, हमारी शीट्स हैं, वो मोल्टन स्टेट में आ जाएंगी, पिघलेंगी, एक दूसरे में जुड़ने के लिए फ्यूज़ होंगी, इसलिए उसे हम वेल्ड टाइम बोलते हैं। तो जितनी देर के लिए करंट की सप्लाई होती है उसे हम बोलते हैं वेल्ड टाइम। और फिर इसके बाद होल्ड टाइम कब आता है, जब हमारी करंट की सप्लाई बंद हो जाती है और फिर भी इलेक्ट्रोड्स ने हमारी जॉब को पकड़ा हुआ होता है, तब उसे बोलते हैं हम होल्ड टाइम। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे स्क्वीज टाइम, वेल्ड टाइम और होल्ड टाइम हो जाते हैं। और इसके बाद फिर वो इलेक्ट्रोड रिलीज कर देता है हमारी जॉब को और वहीं पे हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम, स्क्वीज टाइम होता क्या है। अब सवाल ये आता है कि स्क्वीज टाइम की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हम स्क्वीज टाइम देते हैं। तो स्क्वीज टाइम क्यों आता है, वो इसलिए आता है जब हम अपनी जॉब को दबाना स्टार्ट करते हैं तो जिस भी किलो न्यूटन के फोर्स पे हमें उसे दबा के रखना है, होल्ड करके रखना है, तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि हमने सेट कर दिया अपना लोड सपोज 5 किलो न्यूटन, ठीक है, 5 किलो न्यूटन पे हमने सेट कर दिया। अब 5 किलो न्यूटन पे पहुंचने के लिए ऐसा तो नहीं है हमने पैडल दबाया ऑपरेटर ने और खट्टे से वो 5 किलो न्यूटन पे उसने होल्ड कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा। पहले वो 10 होगा, 15, 500, 1000, फिर जाके 5000 पे पहुंचेगा, ठीक है, तब 5 किलो न्यूटन फोर्स पे वो पहुंचेगा। तो वो जो टाइम लगता है ना कि वो उसके डिज़ायर्ड वैल्यू पे पहुंचने के लिए जो उसे टाइम लग रहा है, तो उसी टाइम में वो स्क्वीज टाइम आ जाता है, ठीक है। तो जब वो अच्छे से होल्ड कर लेता है हमारी जॉब को, फिर क्या होता है, हम उसमें करंट की सप्लाई छोड़ देते हैं, तो करंट की सप्लाई उसमें चली जाती है, तो फिर वहाँ पे वेल्डिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी, उसे मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे फ्यूज़न होने लग जाता है दोनों शीट्स का, तो उसे हम बोलते हैं वेल्ड टाइम।
तो वेल्ड टाइम हमारा बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो हो सकता है वहाँ पे वो शीट एकदम से जल जाए, ज़्यादा पिघल जाए, ठीक है, वेल्ड वहाँ पे फिर मिलेगा ही नहीं हमको। या फिर हो सकता है अगर बहुत कम रखें हम तो वहाँ पे वेल्डिंग ही ना हो, फ्यूजिंग अच्छे से ना हो, वहाँ पे पिघले ही ना शीट्स हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी कैलकुलेटेड होता है, इसे भी हम कैलकुलेट करते हैं। आपने प्रोसेस वैलिडेशन सुना होगा, तो वहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं, बार बार उसमें ट्रायल्स करके देखते हैं कि कौन से पैरामीटर्स हम इस अपने कंपोनेंट के लिए फ्रीज करें। तो बार बार उसे पैरामीटर्स चेंज कर करके बनाया जाता है, फिर उसे टेस्ट किया जाता है, तब जाके हम इन पैरामीटर्स को फिक्स करते हैं। फिर इसके बाद जो होल्ड टाइम जो आता है, वो होल्ड टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम नहीं होना चाहिए, वो भी एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि हमने बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा तो हीट जो है वो सप्लाई हो जाएगी हमारे इलेक्ट्रोड्स में, उनका वियर टियर ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो हीट एप्लीकेशन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उससे हमारे इलेक्ट्रोड बहुत ज़्यादा हीट भी हो जाते हैं। तो इसलिए इन मशीनरी में हम वाटर कूलिंग यूज़ करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड में सप्लाईज दी गई होती हैं, वहाँ पे वाटर सर्कुलेट करता रहता है कंटिन्यूसली, ताकि जो इलेक्ट्रोड हैं वो बहुत ज़्यादा हीट ना हो जाएं, ठंडे भी होते रहें साथ साथ में। तो इसी तरीके से वो जो होल्ड टाइम है वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कम होगा तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने फेविक्विक देखी होगी, जब हम फेविक्विक से किसी पार्ट को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बूंद उसकी डालते हैं पार्ट पे और फिर उसे हम पकड़ के रखते हैं थोड़ी देर, है ना। एकदम से तो छोड़ नहीं देते, एकदम से छोड़ देंगे तो वो जुड़ेगा ही नहीं, तो उसे थोड़ी देर तक हम पकड़ के रखते हैं। अगर ज़्यादा भी पकड़े रखेंगे तो वो एकदम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसे पकड़ के रखते हैं और थोड़ा सा फूंक भी मार देते हैं ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए और अच्छे से साउंड जॉइंट हमें मिल जाए वहाँ पे। इसी तरीके से होल्ड टाइम के वक्त पे क्या होता है, वो तब तक होल्ड करके रखता है जब तक हमें अच्छा वहाँ पे वेल्ड ना मिल जाए और वो थोड़ा सा कूल भी हो जाए तब तक, है ना। तो तब तक हम उसे पकड़ के रखते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड का कॉन्टैक्ट सरफेस डायमीटर होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो भी मेंटेन होना चाहिए, एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो कॉपर बेस्ड अलॉय के बने होते हैं। तो 15-20 स्ट्रोक के बाद क्या होता है, उसमें फ्लेयरिंग हो जाती है, वो फैल जाते हैं नीचे से। तो उसमें क्या होता है, फिर हमारा जो वो बन रहा है वहाँ पे स्पॉट, वो कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें फ़र्क आ सकता है। तो ऐसा ना हो, तो आपने देखा होगा जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास फाइल होती है, वहाँ पे फाइलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर 15-20 स्ट्रोक के बाद वो क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं और उसके टिप के डायमीटर को मेंटेन करके रखते हैं ताकि हमको कंटिन्यूसली एक तरीके का स्पॉट मिले। तो इस तरीके से हमारी जॉब तो बन जाती है, वेल्डिंग हमारे पार्ट में हो जाती है, हमारी शीट वेल्ड हो जाती हैं। पर इसके बाद इसे चेक कैसे किया जाए, इसे चेक भी करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन का मेथड भी होना चाहिए। अब हम इसे ऊपर से देख के तो चेक नहीं कर सकते कि हमारी स्पॉट वेल्डिंग अच्छी है ख़राब है। तो इसमें हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं एक, उसमें क्या होता है, उसे हम चीज़ल टेस्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, छेनी हथौड़ी चीज़ल के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, शीट्स को फाड़ के देखते हैं, ठीक है, उन्हें शेयर करके देखते हैं। तो अगर हमारा वेल्ड अच्छा होगा तो शीट फटती है जब, तो एक शीट दूसरी शीट पे अच्छे से चिपकी होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है चिपकी होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत भी चिपक जाएगी चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपरली उस पर चिपकी होनी चाहिए। और वो वहाँ पे एक डाया बनेगा, क्योंकि जो हमारी टिप होती है वो राउंड होती है, तो जब वो चिपकाएगी शीट को तो वो गोल शेप में चिपकाएगी, तो वहाँ पे एक डाया बनता है, उससे हम बोलते हैं नेगेट डाया। तो जब हम टेस्ट करते हैं इसमें तो नेगेट डाया को चेक करते हैं, वो नेगेट डाया जो है वो एकदम एक्यूरेट आना चाहिए, हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसकी टिप का जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग उसका डाया आना चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 5x t/2। यहाँ पे t का मतलब है शीट की थिकनेस। तो अगर 1-1 mm की 2 शीट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं इसमें, तो एक और एक हमारी 2 शीट्स हो जाएंगी, वो 2 mm की हो जाएंगी। तो 2 mm को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो वहाँ पे आएगा 5 mm। तो 5 mm हमारा नगेट का डाया होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रोड का डायमीटर भी डिफाइन होता है। क्योंकि जब हमें नगेट डाया 5 mm चाहिए तो उसके लिए इलेक्ट्रोड की जो टिप का डाया है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस का डायमीटर है, वो थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो एकदम प्रॉपर तो बनाएगा नहीं, हल्का फुल्का वहाँ कम हो सकता है। तो इसलिए वो 1 mm प्लस हम लेते हैं, 6 mm का हम उसमें इलेक्ट्रोड टिप का डायमीटर यूज़ करते हैं। तो अब एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो किस किस तरीके से होंगे, उनके जो यूनिट्स हैं वो किस किस तरीके से होंगी, इस्तेमाल में कैसे लेंगे हम उन्हें। तो जब सपोज़ हम 1-1 mm की 2 शीट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1-1 mm की जब 2 शीट्स हम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे 2 mm की थिकनेस हमारी बन जाएगी। तो उसके बेसिस पे आपको नगेट डाया भी पता लग जाएगा कितने mm का होना चाहिए, 5 mm का होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और साथ ही में
इलेक्ट्रोड की टिप का डायमीटर भी आपको पता लग गया, वो 6 mm होना चाहिए। तो ये जो मैं यूनिट्स आपको बता रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई रिजिड वैल्यूज़ नहीं है, कोई मास्टर वैल्यूज़ नहीं है, ये बस मैं एज अ रेफरेंस आपको बता रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, ऐसी हो सकती हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेस वैलिडेशन हमें करना पड़ता है किसी भी पार्ट को डेवलप करने के लिए, उसके प्रोसेस पैरामीटर्स को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए हमें प्रोसेस वैलिडेशन जरूर करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता सेम, वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, मटेरियल में भी वेरी करेगा, मशीन टू मशीन भी वेरी करेगा। तो इस तरीके से ये जो पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा ये एकदम फिक्स नहीं है, मास्टर वैल्यूज़ नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। तो इलेक्ट्रोड फोर्सेस में हो जाएगा, जब हम 1-1 mm की 2 शीट्स को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे हम 2.5 किलो न्यूटन ले सकते हैं वो। तो स्क्वीज टाइम वहाँ पे हम ले सकते हैं 20 सेकंड्स का। वो डिपेंड करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो कितनी जल्दी अपनी डिजायर्ड फोर्स पे पहुँच जाता है। तो इसमें जो वेल्ड टाइम है उसे हम लेंगे 10 साइकिल्स। ये 10 साइकिल्स क्यों लेंगे, मतलब कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डाटा आया है, जो ये डेवलप हुई है हमारी स्पॉट वेल्डिंग की प्रोसेस, तो उसमें से ये चीज़ निकाली गई है कि अगर हम 1.25 या फिर 1 mm की शीट्स अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारी शीट की थिकनेस अगर 1 mm है तो उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतने ही साइकिल्स हम ले लेते हैं वेल्ड टाइम में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये कोई मास्टर वैल्यूज़ नहीं है, वो 9 साइकिल भी हो सकती हैं, 11 भी होती है, 12 भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 आपको बता रहा हूँ। इसके बाद होल्ड टाइम को हम 5 साइकिल्स रखेंगे, ये भी वेरी कर सकता है हमारे मटेरियल के अकॉर्डिंग, 2 साइकिल्स भी हो सकता है, 3 साइकिल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना कम होगा उतना अच्छा है, जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए, कम से कम समय में हमें अच्छा वेल्ड मिल जाए। तो इसमें जो हमारा वेल्ड टाइम होता है और जो होल्ड टाइम होता है वो जितना कम हो उतना ही अच्छा है। एक तो इससे हमारा साइकिल टाइम कम हो जाता है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड का वियर एंड टियर कम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि वेल्ड हमें अच्छे से चाहिए तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिर इसके बाद हाई एम्पियर जो करंट इसमें रहेगा वो आपका 9.5 किलो एम्पियर के आसपास रहेगा, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, 9500 एम्पियर्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी कोई फिक्स नहीं है, इसमें 10 किलो एम्पियर भी हो सकता है, 11 किलो एम्पियर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारी जॉब के अकॉर्डिंग, हमारे उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग। और डायमीटर का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रोड की टिप का डायमीटर होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस का डायमीटर होगा, वो होगा 6 mm। तो वैसे तो जो हमारी स्पॉट वेल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी प्रोसेस है, काफ़ी वाइडली यूज़ की जा रही है इंडस्ट्रीज़ में, पर फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब कि इसमें हम पतली शीट्स को ही ज्वाइन कर सकते हैं, मोटी शीट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 3.15 mm तक की शीट्स को हम इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपने इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा 3.15 mm की शीट्स आती हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है कि उन्हीं शीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उसके आगे ये फीजिबल नहीं है। उसके बाद जो इसका इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है, ये जो मशीन्स होती हैं थोड़ी कॉस्टली होती हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। और एक इसमें कमी आती है कि जो इसमें वेल्डिंग की स्ट्रेंथ होती है, जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ हमें इसमें मिलती है वो एज़ कम्पेयर टू आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। वैसे तो अच्छी होती है वेल्डिंग स्ट्रेंथ, पर कंपेयर अगर करें हम आर्क वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग से तो उनके मुताबिक इसमें कम स्ट्रेंथ होती है। पर फिर भी इसे शीट मेटल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है, पतली पतली शीट्स को जोड़ने के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल साबित होती है ये। तो अब इसी के साथ इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो इसकी कई सारी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात तो इसमें कोई भी स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्किल्ड लेबर मतलब कि जैसे कि हमें लेथ मशीन चलाने के लिए या फिर मिलिंग मशीन चलाने के लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए होता है, तो ऐसा इसमें कोई स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप किसी भी ऑपरेटर को थोड़ा सा इसमें ट्रेनिंग देके उससे ईजिली ये प्रोसेस को करवा सकते हैं, ईजिली कोई भी इसे कर लेता है, बस हमें इसमें प्रोसेस के पैरामीटर्स फिक्स करने होते हैं। तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है, विद इन सेकेंड्स हो जाती है, तो इसलिए एक फास्ट प्रोसेस है, इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। और स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस को ऑटोमेटेड किया जा सकता है काफ़ी हद तक। आपने देखा होगा जो गाड़ियाँ होती हैं, हमारी गाड़ियों की जो बॉडी होती हैं उसमें जो फ्रेम्स वगैरह शीट वगैरह चिपकती हैं वो स्पॉट वेल्डिंग से चिपकती हैं। उसमें रोबोट्स जो होते हैं, रोबोटिक आर्म्स पे ही इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और वो अपने आप जहाँ जहाँ स्पॉट्स लगाने होते हैं वहाँ पे मूव करके स्पॉट्स लगा देती हैं। तो इसे हम काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी एडवांटेज इसमें ये है कि जो इसमें इन्वायरमेंट होता है हमारे शॉप फ्लोर का वो एकदम क्लीन बना रहता है, क्योंकि कोई भी फ्यूम्स वगैरह, हीट्स वगैरह, फ्लू गैसेस इसमें नहीं निकलती हैं। और जैसे कि आर्क वेल्डिंग में हमारी एक्स रेज वगैरह निकलती हैं, हार्मफुल रेज निकलती हैं, वो ऐसी कोई रेज इसमें नहीं निकलती हैं। तो इसमें कोई फ्लक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड हमारे आर्क वेल्डिंग में होते हैं, ठीक है। फ्लक्स मटेरियल हम यूज़ करते हैं गैस वेल्डिंग वगैरह में, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो जाए, हमारा वेल्ड ख़राब ना हो जाए। तो इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है फ्लक्स की, बिना फ्लक्स के प्रोसेस हो जाती है। और इसमें कोई भी फिलर मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है।
कोई भी एक्सटर्नल फिलर मटेरियल हम इसमें यूज़ नहीं करते वेल्डिंग करते वक्त। जो हमारी शीट होती है वो खुद ही पिघल के चिपक जाती हैं आपस में, तो इसमें फिलर मटेरियल की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारी एडवांटेजेस हैं इसकी अच्छी। तो इसी तरीके से इसकी एडवांटेजेस होगी स्पॉट वेल्डिंग की। तो यहीं पे हमारा जो स्पॉट वेल्डिंग का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।